देश का भी, सड़कों का भी, वो 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 भी जो प्रोजेक्ट था वो भी अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री तक गया और वो अप्रूव नहीं हुआ। क्यों अप्रूव नहीं हुआ? तो फंड नहीं है, ये नहीं है, शहरों में शहरों के लिए पैसा नहीं है। उस सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। गाँव के लिए पैसा है, शहरों में पैसा नहीं, शहरों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है वो आप लोग अपना विशेष जान सकते हैं। वो प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, उसके लिए सरकार से पैसे की आवश्यकता भी नहीं है। यही बात मैं ये 1.5 साल में कहते कहते थक गया। अगर पटना नगर निगम को आप स्वायत्तता देंगे सही मायने में, तो वो आपको सरकार से पैसे की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन बशर्ते कि आप काम करने दें वहाँ पे। पूरा मेरा जो 1.5 साल का वहाँ कार्यकाल रहा वो उसी संघर्ष का गवाह है। आप एक एक फाइल निकाल करके चेक कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा चिट्ठियाँ मैंने सरकार को लिखी होंगी, शायद ही किसी नगर आयुक्त ने आज तक सरकार को लिखी होगी, और उससे बहुत लोगों को बहुत दुख हुआ। चाहे वो नगर विकास विभाग हो, या उससे ऊपर के लोग हों, या उससे ऊपर के लोग हों, या सबसे ऊपर के लोग हों, बहुत लोगों को बहुत दुख है उस बात का कि नगर निगम के लिए इतना ज़्यादा करने की क्या आवश्यकता है। और मैंने तो अर्बन पॉलिसी पढ़ा है, मैंने तो दुनिया के सबसे संस्थान से अर्बन पॉलिसी पढ़ा है। बाकी लोगों ने तो खैर अर्बन का यू भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मुझे पता नहीं है। जब तक आप अपने नगर निकायों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक उनको आप आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, इसी देश में जब तक आप उनको अहमदाबाद, सूरत या इंदौर के जैसा नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उसमें भी सैकड़ों प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना करके दिए। सभी प्रोजेक्ट पर ऊपर से वीटो आया, उसी परंतुक के कारण, उसी प्रोवाइजो के कारण कि नहीं, राज्य सरकार इस पर रोक लगाती है। चाहे वो सारे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट रहा हो, या नगर निगम ने अपने बहुत सारे कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया हो, या मुझे पता नहीं वो पीआरडीए वाला क्या हुआ। वो पीआरडीए का जो प्रॉपर्टी का वन टाइम फ्री होल्ड किया जाना था, तो वो भी रोक लग गया। वो भी रोक लगा, उस पर भी करीब 250-300 करोड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलना था, वो भी नहीं मिला। एडवर्टीजमेंट पॉलिसी, आउटडोर एडवर्टीजमेंट पॉलिसी बनी, आउटडोर एडवर्टीजमेंट पॉलिसी आज तक अप्रूव नहीं हुई। एक एक शब्द उसका मेरा लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी समझ में आ जाएगी कि वो किसका लैंग्वेज है। उससे भी हर साल नगर निगम को 200-500 करोड़ की आमदनी सुनिश्चित होती। वो आउटडोर पॉलिसी भी आज तक अप्रूव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बहुत कारण है, उस पर आप पूछिएगा तो मैं जवाब दे दूँगा। उस सारी चीज़ों का मुझे पता है। उसके लिए विधान परिषद तक के हॉल में ज़बरदस्त बहस हुई। 2-3 विधान जो वहाँ सदस्य थे, सब मंत्री भी हैं, उसमें कुछ लोग मंत्री भी हैं। खूब उछल कूद हुई, कैसे आप कर देंगे, ये करेंगे, अवैज्ञानिक है तो ये है, वो है, पटना है, मुंबई नहीं है, दिल्ली नहीं है, लंदन नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई। आज तक वो नहीं अप्रूव हुआ। वो मुझे भी पता था कि मैं नहीं रहूँगा तो नहीं ही अप्रूव होगा, वो भी नहीं हुआ। आपका ट्रेड लाइसेंस अप्रूव होना था, नहीं हुआ। आपने जितने आपका मोबाइल टावर का पॉलिसी था, वो भी मैंने सुना है कि उसको काट छाँट करके उसका सत्यानाश कर दिया गया है। जितनी भी पॉलिसीज़ थी जिससे कि आपके नगर निकाय को आमदनी हो सकती थी, वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण, सबको पता है कि क्या स्वार्थ उसके पीछे रहता है, किसी न किसी स्वार्थ के कारण उस पर रोक लगाइएगा तो नगर निकाय के पास पैसा नहीं रहेगा और नगर निकाय कार्य कर नहीं पाएगा। तो इसमें एक बिंदु जो लिखा गया है नेतृत्व क्षमता के बारे में, मुझे लगता है कि इसकी गवाही तो वहाँ जो भी मेयर हैं या पार्षद हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि नेतृत्व क्षमता क्या होती है। सरकार में भी सभी लोगों को पता है, माननीय मुख्यमंत्री को भी पता है कि मुझ में कितनी नेतृत्व क्षमता है। वो उसको मुझे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मैं उसको सिद्ध कर दूंगा। मुझे लगता है कि वो भी इसी माध्यम से होना था। तो वो नेतृत्व क्षमता वाला जो आरोप है वो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा, वो मैं इस राज्य में सिद्ध करूंगा, वो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। बाकी जो आरोप वाला पार्ट था, नाले वाला चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। नाले की हर साल सफाई होती है, उसमें चोरी चकारी भी होती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमने उसका ऑडिट कराया था, ऑडिट रिपोर्ट भी कहीं पड़ा हुआ होगा। कार्रवाई करनी हो तो जो वर्तमान नगर आयुक्त हैं वो अपना कार्रवाई करना चाहें कर लें। वो सब चीज़ हर साल होती है, लेकिन उसका कोई वो मुख्य कारण उसका नहीं है, क्योंकि नालों की पर्याप्त मात्रा में सफाई हो ही जाती है और पिछले साल और ज़्यादा संसाधन थे, इस साल भी सफाई उसकी हुई होगी। हमने 75 जेसीबी खरीदवा दिया था, 75 रोबोट बॉबकेट खरीदवा दिया था। संसाधन की कोई कमी नहीं है, आप तो नाले की खुरच के भी सफाई कर सकते हैं।
और जिन महापुरुषों ने ये रिपोर्ट बनाया है जिसमें 1000 गलतियां हैं, वो उनको बुनियादी बात समझ में नहीं आ रही है। जो कहानी सुनाया जाता है कि नाले साफ नहीं थे, तो फिर पानी निकल कैसे गया? फिर पानी कैसे निकला? क्या बाढ़ में उसी जल जमाव में लोग जाके नालियां साफ हो गई, नाले साफ हो गए? जो नाले साफ करने में 6 महीना लगता है वो क्या 6 दिन में साफ हो गया? तो ये सब देखिए वही मैंने कहा ना कि अर्बन पॉलिसी का यू अगर समझ में नहीं आएगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और वही इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 10% अर्बनाइजेशन है, शहरी चीज़ें लोगों को समझ में आती नहीं है। तो वो भी बिल्कुल बोगस बात है। संवादहीनता की स्थिति है, उस आरोप को सरकारी तौर पर मैं स्वीकार नहीं करता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसको स्वीकार करता हूं। संवादहीनता का सरकारी जो संवाद का नियम है वो है कि पत्राचार होना चाहिए, जो भी डायरेक्शन है चिट्ठी लिख के दीजिए ना। लेकिन सरकार में एक परंपरा बन गई है फोन कॉल और व्हाट्सएप कॉल करने। माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है तो फोन क्यों करना है, चिट्ठी लिख दीजिए। भाई किसी का नक्शा पास कराना है या कहीं पर नाला साफ कराना है या कुछ भी कराना है, लोग मिलने के लिए आते हैं, आपके पास आते भी होंगे, तो क्यों फोन करना है? चिट्ठी लिख दीजिए कि इनका नक्शा पास कर दीजिए। चिट्ठी लिखने में क्या दिक्कत है? सरकारी प्रक्रिया तो यही ना है, इसके अलावा तो और कोई प्रक्रिया नहीं सिखाई गई है। फिर भी यथासंभव जितनी बार आप कॉल करेंगे, कॉल तो आते ही रहते हैं। एक व्यक्ति को छोड़ के सब लोग कॉल करते हैं सरकार में, बिहार सरकार में, सबको पता है। एक व्यक्ति को छोड़ के किसी का भी कॉल आ सकता है। एक व्यक्ति है जिनका कॉल नहीं आएगा, उनका भी कॉल आता था लेकिन उनका कॉल रेयर आएगा, बाकी सबका कॉल आएगा। अगर आप सरकार में ही सबकी बात सुनने लगेंगे तो ऐसे ही काम नहीं होगा। और सही में अगर सुनने लगेंगे तब तो आप ऐसे ही अवैध कार्य करेंगे। तो एक तो वो है कि इस पर बहुत लोगों को दिक्कत होगी, निश्चित रूप से दिक्कत होगी। भाई फ़ोन नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब इतना बार फ़ोन करेंगे तो नहीं उठाएंगे। पूरा पटना, जब आप नगर आयुक्त होते हैं, हजारों कॉल आते हैं। बहुत सारे नागरिकों को भी शिकायत थी कि वो कॉल नहीं उठाती। कितना कॉल उठाएंगे? 2.5 लाख तो होल्डिंग। अगर सबका कॉल उठाने लगेगा तो ब्यूरोक्रेट काम कब करेगा? और यहाँ पर बिहार सरकार में एक मजेदार सिस्टम है जो 10 साल से मैंने सीखा। कोई सेंट्रलाइज्ड मीटिंग वाला सिस्टम नहीं है। मैं कहते कहते थक गया कि भाई मीटिंग का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तो हो। कोई कहाँ कभी किसी को बुला सकता है। और नगर आयुक्त जो है वो तो नगर वधु जैसा है कि भाई कोई भी मीटिंग होगी, भाई नगर, उसमें एक टैग्ड ही है, जिला पदाधिकारी होंगे और नगर आयुक्त होंगे। सुबह से मीटिंग का दौर शुरू होगा। या आप 2 ही काम कर सकते हैं पटना के नगर आयुक्त रहते हुए, या तो आप मीटिंग अटेंड कीजिए या काम कीजिए। मैंने दूसरा चुना। मुझे पता था कि इसमें समस्या आएगी, ज़बरदस्त समस्याएं आएंगी। उसका कारण उसका प्रमाण यही है, उसकी ज़बरदस्त समस्याएं आएंगी। आ रहा हूँ सर, उस पर भी आता हूँ। हाँ, बस खत्म कर रहा हूँ। तो संवादहीनता की कोई सरकारी स्थिति नहीं थी। हाँ, व्यक्तिगत बहुत सारे कॉल्स मिस होंगे, वो कॉल मिस होंगे। सभी कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं है। उसके अलावा तकनीकी रूप से मेरा डेपुटेशन समाप्त हो चुका था। सरकार ने मेरा डेपुटेशन एक्सटेंड करने के लिए लिखा नहीं। पटना नगर निगम की जो मेयर हैं उन्होंने भी कई बार रिक्वेस्ट किया। हाँ, मेरी भी इच्छा नहीं थी, मैंने तो घोषित ही कर दिया था। मैं ईश्वर की सेवा में जाना चाहता हूँ, अध्यात्म मेरी रुचि है, मैं स्वभाव से ही आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं छोड़ के जाना चाहता था। अब सरकार ज़बरदस्ती मुझे घसीट के लाना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जनरली मेरी जो स्थिति रही है, आप जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है बिहार सरकार में वो पता कर सकते हैं। और हर जगह काम की, मैंने क्या काम किया वो भी मैं गिनाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक सैद्धांतिक रूप से मेरा यकीन है कि नौकरशाह जो है वो नौकर है और उसको काम करने के लिए जनता से वेतन मिलता है। और उसका जो भी क्रेडिट है उसका क्रेडिट नौकरशाह को लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए किसी भी काम का मैं यहाँ पर क्रेडिट नहीं लूँगा। सूचना के रूप में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, और ना ही मेरे पास उतना समय है कि मैं क्रेडिट लूँ। अर्बन पॉलिसी पे मैं 2 मिनट आप लोग का समय लेना चाहूँगा। पटना की जो समस्या है उसको जब तक बहुत ही इमरजेंट बेसिस पे सॉल्व नहीं किया जाएगा तो वो समस्या वैसी ही रहेगी। पटना शहर में
मास्टर प्लान 1983 से लेकर के 2014 तक रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा, उसका जवाब भी लोगों को ही देना चाहिए। मास्टर प्लान क्यों नहीं अप्रूव हुआ? और एक मज़ेदार बात यह है कि पटना शहर के अंदर जो भी काम होते हैं पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, अगर किसी को कोई काम करना है निगम क्षेत्र में तो उसको म्यूनिसिपैलिटी से अप्रूवल लेना है, मास्टर प्लान के अनुरूप होना चाहिए। आज के दिन पूरे पटना में जितने भी फ्लाईओवर बने, जितनी भी बिल्डिंगें बनी, सरकारी भवनें, क्या किसी का भी अप्रूवल लिया गया? क्या किसी का भी एनओसी पटना नगर निगम से लिया गया? बिल्कुल नहीं लिया गया। किसी को भी क्या मास्टर प्लान का अप्रूवल मिला हुआ? नहीं मिला हुआ। जितने भी प्रोजेक्ट चलेंगे, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चलेगा, किसी ने सीवरेज का गड्ढा खोद दिया, गेल वाले आ गए, उन्होंने पाइपलाइन डाल दिया, एक प्राइवेट कंपनी आ गई मोबाइल नेटवर्क लगाने के लिए, उसके बहुत सारे मोबाइल टावर हम लोगों ने कटवा दिए थे, सारे अवैध थे। मोबाइल टावर तो सारे अवैध ही हैं यहाँ पर, सारे होर्डिंग, सारे मोबाइल टावर सब अवैध हैं, खास लोगों के ही हैं। वो सब किसी भी चीज़ में पटना नगर निगम से अप्रूवल नहीं लिया जाता है। नगर निकायों की कोई अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। कोई तकनीकी बाधा अगर कभी कोर्ट इत्यादि में आ गई, उसको कैबिनेट डिसीजन लेकर के रफा दफा कर दिया जाता है। मजबूत करने की कोशिश की, जिससे कि बाकी जनप्रतिनिधियों में बहुत समस्याएं थी, क्योंकि यहाँ जितने पार्षद हैं उनको एक चोर समझने की परंपरा। 75 पार्षद है, सब चोर है। मीडिया में भी वही बात है, राजनीति में भी वही बात है, सब लोग है पार्षद मतलब बेकार आदमी। पार्षद जो है वो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल है, क्योंकि उसके पास मोहल्ले वाले लोग पहुंच करके उसको गाली दे सकते हैं। बाकी तो विधायक जी मिलते नहीं हैं, एमपी साहब मिलेंगे नहीं, मंत्री जी तो मिलना दुर्लभ है, और उससे ऊपर तो मिल ही नहीं सकते हैं। और सभी वार्ड में 5-5, 10-10 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई। 400 करोड़ का पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट था, 4000 करोड़ का वो हुआ। इस किताब को पढ़ लीजिएगा पटना नगर निगम में। अगर पटना का ब्लूप्रिंट, पटना का विजन जानना है तो इस किताब में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पटना नगर निगम में क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए पटना शहर में, वो सारी जानकारी इस किताब में है। सबके पास वो योजना दी गई, सब में सरकार का वीटो है। मुख्यमंत्री नली गली योजना है तो वो नगर निगम से एग्जीक्यूट नहीं होगा। सड़क पे कोई काम करने के लिए जाएंगे तो पथ निर्माण विभाग आ जाएगा कि हमारी सड़क है। पता नहीं दुनिया में और कहाँ पर ये व्यवस्था है, कहीं ये व्यवस्था नहीं कि 2 प्रकार की सड़क होगी, ये सड़क पथ निर्माण विभाग की होगी और ये जो है बी क्लास सड़कें वो नगर निगम देखेगा। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा विभाजन नहीं। और क्यों पथ निर्माण विभाग करेगा? पेड़ लगाने के लिए अगर जाएंगे, जो इसी मोटी किताब में लिखा हुआ है कि नगर निगम पेड़ लगाएगा अपने निकाय क्षेत्र में, पेड़ लगाने जाएंगे तो वन विभाग आ जाएगा वहाँ पे। पटना नगर निगम क्यों लगाएगा? ये व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। उस व्यवस्था को, मुझे इस बात का गर्व है कि उस व्यवस्था को बदलने की मैंने पुरजोर कोशिश की। जो स्थानीय प्रतिनिधियों का जो सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान के लिए मैं पटना नगर निगम में लड़ा, क्योंकि यह वही पटना नगर निगम है। एक और किताब मैं आपको आज यहाँ दिखाता हूँ, आप किसी के पास नहीं होगा, 2-3 कॉपी ही बची होगी। ये पटना नगर निगम का सोविनियर है 1965 ईस्वी का। 1865 में पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी, 100 साल पूरे हुए थे 1965 में। पटना नगर निगम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मेयर रह चुके हैं, बहुत कम लोगों को पटना में पता होगा। और इस किताब को खोल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि पटना नगर निगम में कौन पार्षद हुआ करते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों ने राजनीति करना बंद कर दिया, अब जो स्थिति सो है, लेकिन उससे कम से कम ऊपर वाले लॉट से तो बेहतर ही है। मेरा तो अनुभव यही बताता है। मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि पटना नगर निगम के क्षेत्र में जो भी योजना चलती थी उसका कार्यान्वयन पटना नगर निगम के द्वारा किया जाना चाहिए था। और इसके लिए मैंने अनेक पत्र लिखे, जिससे कि लोगों को अपनी तकलीफ होगी तो हो। विधायकों को तकलीफ है, माननीय विधायक हैं, तो भाई हमारा क्या होगा, आप सारे काम पार्षद करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। योजना विभाग क्यों योजनाओं का कार्यान्वयन करेगा? पूरे देश में सारी नगर निकाय के अंतर्गत सारी योजनाओं का कार्यान्वयन नगर निकाय करता है, तो दूसरे विभाग से उसका कार्यान्वयन क्यों होता है? उसके पीछे क्या उद्देश्य है? माननीय जो मेयर ने इस बात को कई बार रखा, पार्षदों ने रखा, हमने भी इसके लिए चिट्ठी लिखी कि जो इनको जो मानदेय मिलता है, पार्षदों को जो मानदेय मिलता है 2500 रुपया मिलता है, हमने उसके लिए बोर्ड ने एक पास किया। मेरा क्या काम है, मैं तो नगर निगम में एक नगर आयुक्त एक एजेंट है जिसका काम बोर्ड के निर्णय को सरकार के पास भेजना है।
बोर्ड ने निर्णय लिया कि मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, कम से कम 10,000 मिलना चाहिए या 20,000 मिलना चाहिए, बोर्ड का अपना प्रस्ताव है। उस पर सरकार से चिट्ठी आती है कि नहीं, इससे लोक धन की हानि होगी। क्यों लोक धन की हानि होगी? और माननीय विधायकों और एमपी महोदय को जो पैसा मिलता है वो कहाँ से आता है? कोई जमींदारी से तो पैसा आता नहीं है, वो भी लोक धन ही है। उनको महीने का 3-4 लाख रुपया क्यों मिलता है? किस बात का मिलता है? या नए बंगले क्यों मिलते हैं? जो स्थायी समिति के सदस्य हैं उनको अगर आप ब्यूरोक्रेट्स जो है, मैं 2-2 गाड़ियों पर घूमूं, और जो स्थायी समिति के सदस्य हैं वो उनको अगर किराए पर वाहन मिल जाता है चलने के लिए, सरकारी कार्य करने के लिए, तो वो गलत क्यों है? यही सब प्रश्न है जिस पर कि सबको सोचने की आवश्यकता है, और उसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैंने क्या किया नहीं किया, हर जगह वही समस्या है। 1000 फ्लैट बनने थे हाउसिंग बोर्ड में, बने नहीं। 7 कैबिनेट डिसीजन था, क्यों नहीं बना? जाकर के चेक कर लीजिए क्यों नहीं बना, क्योंकि काम करने का मन है नहीं। दीघा का जमीन है, 1000 एकड़ जमीन था, मैंने ही उसका रूल पॉलिसी सब कुछ मैंने ही लिखा। उस समय भी जो चीफ सेक्रेटरी महोदय थे उन्होंने बड़ी मेहनत से उसको बनवाया। क्या हुआ उसका भी सेटलमेंट का आप स्थिति देख लीजिए, वही स्थिति रहेगी। क्योंकि कोई भी काम करने का अर्बन पॉलिसी का किसी के पास यहाँ पर फोटे नहीं है, किसी के पास नॉलेज नहीं है, और किसी से होगा भी नहीं। बुडको में मैंने 255 डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनवाए थे 55 शहरों के लिए, 11 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 42 नगर परिषद और एक राजगीर और एक बोधगया के लिए 4-4 प्रोजेक्ट। एक शहर के विकास के लिए 4 चीज़ होना जरूरी है: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सीवरेज एंड लास्टली वाटर सप्लाई। और उसके बेसिस पे 250 प्रोजेक्ट बने थे। अब उसका कार्यान्वयन हो भी रहा है। उस समय लोगों ने कहा कि भाई तो इतना डीपीआर बना लिए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। मेरे बारे में है बिहार सरकार ने कहा बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। योजना अगर आप नहीं बनाएंगे तो उसका कार्यान्वयन क्या होगा? नली गली बनाते रह जाएंगे, वो भी अगर सही से बन जाए तो। हो गया, मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, मैं घूम करके व्यक्तिगत बातों पे ही आऊँगा। स्मार्ट सिटी वाला अगर आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। इसमें भी उसकी जानकारी है। भारत सरकार की स्वीकृत योजना है, 1000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। जो पटना नगर निगम आयुक्त हैं वो स्मार्ट सिटी के एमडी भी होते हैं, और सभी परियोजनाओं का मार्च 2019 तक सभी को अवार्ड कर दिया गया था। सभी परियोजनाएं कैंसिल हो गई। बिहार सरकार में समस्या यही है कि अगर आप प्रोजेक्ट अवार्ड कर देंगे तो उस पर कहानियां चलेगी। अब सीधा है, सीधा बुद्धि लगा लिया, अच्छा है 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है, उस पर जोर लेगा कुछ सर्टेन परसेंटेज कि भाई इतना कुछ हुआ। डिसीजन लेने की क्षमता तो है नहीं। अगर किसी ने कोई डिसीजन ले लेगा सारे रिस्क को कवर करते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए, तो अपने कुछ माइंड लगाएंगे। उसके बाद कोई साहब आएंगे, सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप लोगों को पूछना चाहिए कि जो पब्लिक मनी से प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, जब उसको कैंसिल किया जाता है तो कैंसिल करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप उसको सिद्ध कीजिए पहले कि वो गलत हुआ है। कुछ भी कहानी बना करके। इसी में एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का मैं नाम नहीं बताऊंगा। 5 उसके बिडर थे, बड़ी बड़ी चर्चा चली, पूरा शहर डिजिटल हो जाएगा, डिजिटली होगा। 5 उसके बिडर थे, कार्य करने की यही प्रणाली है। 5 के अलग अलग पैरवी का मंत्री होंगे तो ये होंगे वो होंगे, 20 तरह के लोग पैरवी करेंगे। आप किसी और को दे दीजिए, रेप्यूटेड व्यक्ति को, सारी नियम का पालन करते हुए लोग हाईकोर्ट में केस कर देंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट से वो अपहेल्ड भी हो जाएगा कि हाँ पटना जो निर्णय है स्मार्ट सिटी का बिल्कुल सही है, उसके बावजूद इसको कैंसिल किया जाएगा और उसका कार्यान्वयन नहीं होगा। वही कार्य करने की यहाँ पर गति है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं जिस चीज़ से मैंने शुरू किया कि मैंने इसकी शुरुआत नहीं की है, और अगर नेतृत्व क्षमता का प्रश्न है तो नेतृत्व क्षमता दिखाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने बहुत इज्जत के साथ नौकरी छोड़ी। 16 साल के सिविल सर्विस करियर में गुजरात से लेकर के बिहार तक एक भी व्यक्ति कोई बोल दे कि हाँ हमने इनको एक मुफ्त की चाय भी पिलाई है तो मैं मान जाऊंगा। बोल दे, सिद्ध करने की बात बहुत दूर की बात है। वो हमारा सिविल सर्विस का करियर रहा है,
और चाय की चर्चा चली है, तो मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बिहार सरकार में, चाय कॉफ़ी भी मैं अपने ही पैसे से अपने कार्यालय में भी पीता हूँ और पिलाता भी हूँ, वो भी लोगों को पता ही होगा। तो मुझे अपने सिविल सर्विस करियर के बारे में किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बिहार के बाहर लोग मुझे जानते हैं। हाँ, लेकिन नेतृत्व क्षमता का जो प्रश्न था, तो नेतृत्व क्षमता अब मैं दिखा देता हूँ कि नेतृत्व क्षमता क्या। मेयर के बारे में क्या कहना है? अनुपम जी, मेयर के बारे में क्या कहना है? क्योंकि दोषी दोनों बराबर हो रहे हैं, कमिश्नर के साथ साथ मेयर। देखिए, मैंने तो पहले बता दिया कि इसमें दोषी कौन है। दोषी आपका स्ट्रक्चर है, नियम की समझ है। हाँ, यही बात तो है। मेयर अगर दोषी हैं, हाँ, ये बात रह गई। ये जो एक विच हंट है यहाँ पे सिस्टम में, कि भाई जो भी कुछ भी हुआ तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, जो सबसे ऊपर वाला आदमी है जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी कहाँ तय होगी? अगर अब दोषी कौन था? पंप चालक दोषी है, जूनियर इंजीनियर दोषी है, कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोषी है, कि म्यूनिसिपल कमिश्नर दोषी है? अगर यही जिम्मेदारी तय होती गई कि भाई पंप नहीं चला या पानी जमा हो गया या सफाई निरीक्षक ने ठीक से काम नहीं किया, अगर उसकी जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कमिश्नर की बनती है, तो ठीक है, आपने कहा मेयर की जिम्मेदारी क्यों नहीं है, मंत्री की जिम्मेदारी क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? वो जिम्मेदारी कहाँ जाकर के खत्म होगी? हर साल समीक्षा होती ही है जल जमाव से पहले मानसून में, माननीय मंत्री जी के स्तर पर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, हर स्तर पर उसकी समीक्षा होती है। तो अगर उसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर जिम्मेदार है, ये मैं अपने जूनियर के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो म्यूनिसिपल कमिश्नर था भी नहीं जो उस समय वहाँ पोस्टेड थे। अगर म्यूनिसिपल कमिश्नर उसके लिए जिम्मेदार है या नीचे के पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, तो वो जिम्मेदारी कहाँ जाकर के तय होगी? सबको इस्तीफा देना चाहिए, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सभी जो माननीय मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, वो भी इस्तीफा दे दें, हट जाए पद से। मैंने नहीं दिए, यही आप लोगों की गलतफहमी है। बोर्ड में इस एक्ट में जो भी निर्णय होते हैं, मेरी उतनी वित्तीय क्षमता ही नहीं है। इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी निर्णय होते हैं वो स्थायी समिति और बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं। वो तो बोर्ड जानेगा कि जरूरत था कि नहीं था। उसका मैं सैद्धांतिक व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछेंगे, अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट के रूप में पूछेंगे, मेरे ज्ञान को थोड़ा इज्जत देंगे। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, बाकी लोगों को क्यों मिलना चाहिए? एक साल होने के बाद पटना में म्यूनिसिपल कमिश्नर को क्यों गाड़ी मिलनी चाहिए? आप ही के ऊपर क्यों आरोप लग रहा है? हाँ, ये इस आपके ऊपर आरोप क्यों लगा? जब जमाव के लिए आप दोषी हैं, आपने बताया कि 4-5 पॉइंट का आपको जिन देखिए, इसमें बहुत मैं बहुत व्यक्तिगत नहीं होना चाहूँगा इसमें, लेकिन एक तो हाँ, अरे आ रहा हूँ भाई, सीधी ही बात करूँगा, इतनी सीधी बात करूँगा कि पचाने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसमें जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखी है उसमें सभी व्यक्ति पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसमें हैं बहुत सारे लोग, बहुत प्रेमी लोग भी होते हैं। इस समिति के ही जो अध्यक्ष हैं, उनका हाउसिंग का अलॉटमेंट मैंने कैंसिल किया हुआ है, चेक कर लीजिए। तो यहाँ तो पटना में तो वो भी है ना, अलॉट होगा रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, उसका कॉमर्शियल यूज़ होता है। एक बहुत फेमस सोसाइटी है इसके नगर में, वो भी है। तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, हम पर्सनल और प्रोफेशनल को उसमें मिक्स नहीं करना चाहते। 1 साल बाद आप सामने आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मुलाकात। पार्टी मैंने ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है, मैं पार्टी का महासचिव हूँ, लेकिन उसको अभी रहने दीजिए, उसके लिए नहीं। 1 साल बाद सामने आ रहे हैं। आज मैं इसलिए सामने आया हूँ क्योंकि 1 साल के बाद मुझे यह मिला है, और यही कछुआ गति है सरकार में काम करने की। यहाँ इसी गति से होता है कि रिपोर्ट आने में भी 1 साल लगता है, और उसमें अगर आप 2 महीने में काम कर देंगे तो बोलेगा कि जरूर नियम कानून का पालन नहीं किया होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप नॉर्मल गति से काम कीजिएगा तो माना जाता है कि जरूर नियमों का उल्लंघन हुआ होगा, गड़बड़ियाँ होगी। 30-40 साल में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तैयारी है चुनाव लड़ने की तैयारी को? क्या आपने कहा कि आप अपनी क्षमता बताएंगे? हाँ, वो समय आने पर मैं बता दूँगा। आपका समय आ गया, चुनाव नजदीक है, समय आ गया। देखिए, पटना इससे संबंधित अगर आपके पास प्रश्न खत्म हो जाएं तो उन सारे प्रश्नों का भी मैं जवाब दूंगा। इनसे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सीधा सा एक मेरा सवाल
आपको क्यों याद आया? चुनाव का इंतजार अरे सरकार को अभी याद आया, सरकार को अभी याद आया। सरकार को जब याद आ गया तो मैं आ गया जवाब देने के लिए। मैंने बोला ना कि अखबार में छपी खबर पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अखबार में पढ़ता भी नहीं हूँ, अखबार में बहुत सारी बातें छपती है, अखबार में क्यों छपती है वो भी आपको पता है। लेकिन आपको जवाब जहाँ देना चाहिए था वहाँ आपको जवाब देना चाहिए कहाँ जवाब देना चाहिए था? ना, मैंने नौकरी छोड़ दी भाई साहब, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं इनको जवाब नहीं दूंगा, ये मैं डस्टबिन में डाल दूंगा। क्योंकि इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता थी क्योंकि आप सभी लोगों ने उसके बारे में कई खबर चलाए, ठीक है, और मुझे मेरे मित्र बता ही देते हैं कि भाई रात में गाना सुन रहे थे, अंग्रेजी गाना सुन रहे थे, जब पटना डूब रहा था तो अंग्रेजी गाना सुन रहे थे। अब गाना सुनने से दिक्कत है कि अंग्रेजी गाना सुनने से दिक्कत है वो मुझे नहीं पता, मैं उसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर भी नहीं था। तो इस आधे पेज का न्यूज छप रहा है। अब तो आप लोगों की भी अग्नि परीक्षा है कि जो मैंने जवाब दिया वो कल के फ्रंट पेज के आधे पेज पे छपता है कि नहीं छपता है। आरोप लगाने में तो लगा दिया। आप तो एक अगर कोई सिविल सर्वेंट है, अगर वो बाय डिफॉल्ट ईमानदार है और चोरी चकारी नहीं करता है तो उसकी इज्जत क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। उसको 2 मिनट में आप लोग लूट के निकल जाते हैं। चुनाव भी लड़ रहे हैं लड़ने वाले हैं क्या? हमारी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, सभी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। पार्टी है, कौन सी पार्टी? पता नहीं, प्लुरल्स नाम की पार्टी है, आप लोग को अभी तक पता नहीं है, ये भी एक हम लोग के लिए लेसन है जी। चुनाव लड़ना है क्या? हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है सभी 243 सीटों। कौन सी पार्टी होगी सर? हाँ, पार्टी का नाम प्लुरल्स है, सभी लोगों को पता है। सर आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? नहीं, मैं चुनाव नहीं लूँगा। हाँ, 30 साल का लॉकडाउन जो है वो पार्टी का हैशटैग है। उसका कारण ये है, बहुत सारे लोगों ने उसका राजनीतिक निहितार्थ लगाया है 15 साल को ध्यान में रखते हुए। पार्टी का जो उस पर ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि 1991 में ग्लोबलाइजेशन की एक प्रक्रिया हुई थी 1990-91 में। उस वैश्वीकरण के बाद पूरे देश की आर्थिक गति में काफ़ी तेज़ी आई है, सभी राज्य बहुत आगे निकले हैं और बिहार में जिस गति से विकास होना चाहिए था उस गति से विकास नहीं हुआ, बिहार उल्टे डायरेक्शन में गया, इसलिए बिहार की ये स्थिति है। इसलिए प्रिया चौधरी के जो फादर थे वो भी पॉलिटिक्स में थे और रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं थे नहीं हैं सर प्लुरल पार्टी गठबंधन में लड़ेंगे उनके या अकेले उनके लड़ेंगे? ग्रैंडफादर भी उसी पार्टी से पॉलिटिक्स में थे। जी। तो क्यों नहीं विकास हुई जो तीसरे पीढ़ी को आना पड़ा? वो विकास करने तो उनके पिताजी और उनके दादाजी बताएंगे। तो आखिर तीसरे पीढ़ी को क्यों आना पड़ा विकास करने के लिए? नहीं, हर आदमी स्वतंत्र है ना। आपके पिताजी क्या करते हैं मुझे बताएं। बिजनेसमैन है, आप क्या करते हैं? हम भी बिजनेसमैन हैं। आप भी बिजनेसमैन हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जो लड़का है वो भी बिजनेसमैन होगा। और मैं भी श्योर हूँ कि आप जीवन में जितने डिसीजन लेते हैं सब अपने पिताजी से पूछ के ही लेते चुनाव से हैं। पहले जितनी भी पार्टी आती है सब विकास के मुद्दे पे ही बात करती है। जी। नीतीश जी भी विकास पे ही बात करके आए थे। नी- क्या गारंटी है कि आप विकास करेंगे? गारंटी ये है कि जो व्यक्ति विकास की बात कर रहा है उसको विकास की समझ है, उसने विकास की पढ़ाई की है। जिन लोगों ने पहले विकास की बात की है उनके पास विकास से संबंधित उसका कोई नॉलेज नहीं है, कोई क्रेडेंशियल नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, सिर्फ बात करने से नहीं होगा। लड़ेंगे या अकेले? पार्टी हमारी चुनाव लड़ेगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सर गठबंधन में लड़ेंगे कांग्रेस या अकेले लड़ेंगे? नहीं, अकेले लड़ेंगे। सभी सीटों पर हाँ, सभी सीटों पर सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सभी 243 सीट जीतेंगे। 3 महीने हैं।